नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि मित्रों बार बार आप लोग का ये स्टेटमेंट आ रहा था कि सर थ्योरी क्लास स्टार्ट करिए, थ्योरी क्लास स्टार्ट कीजिए, आप लोग को मित्रों मध्य नजर रखते हुए मित्रों थ्योरी क्लास भी साथियों स्टार्ट कर दिया गया है। साथियों बताते चलें कि यदि आप थ्योरी क्लास प्रतिदिन यदि आप ज्वाइन कर लेते हैं और क्लास को फर्स्ट इंटू लास्ट मित्रों यदि आप क्लास में रहते हैं तो 100% है मित्रों कि जब एमसीक्यू टेस्ट हम लगाएंगे उसमें एक भी प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है। तो मित्रों आज का टॉपिक मेरा है संगीत रत्नाकर। तो मित्रों संगीत रत्नाकर के आखिर लेखक कौन है? तो सारंगदेव साहब है। कौन है? सारंगदेव साहब है। नहीं, संगीत रत्नाकर का निचोड़ आपको बता देंगे। 100% आपको यहां से प्रश्न आएगा तो आएगा और तभी आपको समझ में आएगा जब आप क्लास को फर्स्ट इंटू लास्ट मित्रों क्लास में रहते हैं। नहीं साथियों, पहले पेज पर ध्यान दीजिएगा कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? तो सारंगदेव साहब हैं। मित्रों आप कमेंट से बताइए कि संगीत रत्नाकर का रचना जो है कैवीं शताब्दी में हुआ था। मित्रों फट से बताइए कि संगीत रत्नाकर मित्रों जैसे इसकी सारंगदेव साहब किए थे। मित्रों आप बताइए कि जैसे इसकी रचना जैसे कैवीं शताब्दी में हुआ था। मित्रों फट से बताइए कि इसका रचना काल कौन है। तो मित्रों फट से आपको मित्रों कमेंट्स में बताना है ताकि 100% मित्रों आपको आंसर याद हो जाए। मित्रों फट से बताइए कि इसका रचनाकार कौन है। तो मित्रों सारंगदेव तो आपको बता दिए, परंतु इसकी रचना काल मित्रों 13वीं शताब्दी में हुआ। कैवीं शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। साथियों संगीत रत्नाकर को सप्त अध्याय बोला जाता है क्योंकि इसमें 7 अध्याय हैं। 7 अध्याय में तो देखिए आपके सामने हम प्रस्तुत किए हैं, ध्यान से नोट कीजिएगा। और जिस तरीके से मित्रों आपको नोट बना करके हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं उसी तरीका से मित्रों आप भी नोट किया कीजिए। पहला आपका स्वर अध्याय, दूसरा का है राग विवेक अध्याय, तीसरा का है मित्रों प्रकीर्ण अध्याय, चौथा आपका प्रबंध अध्याय, 5 नंबर में आपका है तालबद्ध अध्याय, 6 में मित्रों नृत्य अध्याय और 7 में आपका है वाद्य अध्याय। साथियों फट से बताइए कि संगीत रत्नाकर के लेखक जो थे आपको सारंगदेव साहब है और इसकी रचना काल 13वीं शताब्दी है। साथियों नेक्स्ट पेज पर ध्यान दीजिएगा। 7 अध्याय में सबसे पहला कौन था? स्वर अध्याय था। तो स्वर अध्याय को मित्रों जो है से ध्यान दीजिएगा 3 भाग में इसको बांटा गया है। पहले में मित्रों ध्यान दीजिएगा, पहला में आपको है कि इस अध्याय में ठीक है पंडित जी जैसे मतलब सारंगदेव जी ने नाद की परिभाषा, उत्पत्ति और उसके मित्रों भेदों के बारे में बताए हैं। दूसरा में मित्रों सारंगदेव क्या किए हैं कि सारना चतुष्टय का प्रयोग बिना पर 21 तार बांधकर किए हैं। मित्रों बहुत बार मित्रों एग्जाम में आ चुका है कि सारंगदेव साहब जैसे स्वर अध्याय में सारना चतुष्टय का प्रयोग मित्रों किए हैं। तो उस पर बिना पर मित्रों कितने तारों का बांध कर मित्रों उन्होंने प्रयोग किया था? तो 21 तार बांध करके। तीसरा मित्रों की ग्राम अलंकार और बिना के बारे में बताए हैं। ठीक है मित्रों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पारिभाषिक शब्द है कि इसमें सबसे पहले देखिए नाद ही आया था। तो नाद क्या है, श्रुति क्या है, स्वर क्या है, ग्राम, मूर्छना, वर्ण, अलंकार और थाट। ठीक है मित्रों, इतने सारे शब्दों का मित्रों हम लोग परिभाषा जानेंगे। साथियों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले नाद। ठीक है सबसे पहले क्या था मेरा? देखिए आप देख सकते हैं सबसे पहले नाद था। तो मित्रों नाद का परिभाषा सबसे पहले आप समझिए कि संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि जिसको आंदोलन संख्या नियमित और स्थिर हो उसको हम क्या बोलते हैं? नाद बोलते हैं। नहीं ठीक है मित्रों, नाद की आपका जो है 3 विशेषता। पहला विशेषता आपका ये हो गया। दूसरा का आपका है कि नाद के भेद कितने हैं? तो नाद के भेद मित्रों 2 हैं। नाद की विशेषता 3 है और नाद के भेद कितने हैं? 2 हैं। पहला आपका आहत नाद, दूसरा का आपका अनाहत नाद। नहीं पहला क्या है? आहत नाद और दूसरा का आपका अनाहत नाद। मित्रों 3 नंबर टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा कि नाद की उत्पत्ति नकार और दुकार अर्थात कासु और अग्नि के सहयोग से मानते हैं। ठीक है
मित्रों ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग का था श्रुति। क्या था? श्रुति था। मित्रों वह ध्वनि जो एक दूसरे से अलग और स्पष्ट मित्रों सुनी जा सके उसको हम श्रुति कहते हैं। नहीं, वह ध्वनि जो एक दूसरे से अलग और स्पष्ट तरीका से मित्रों सुनी जा सके उसे हम क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। नहीं मित्रों, श्रुति की संख्या कितनी है? तो 22 है। श्रुति की कुल संख्या कितनी है? तो 22 है। इसका विभाजन मित्रों 4:2 सॉरी 4:3 3:2 2 4 4 4 2 3 4 इस रूप के आधार पर मित्रों इसका विभाजन किया गया है। तो मित्रों बहुत बार पूछा भी गया है कि श्रुति की संख्या कितने हैं? तो 22 है। मित्रों अब हम स्वर पर ध्यान देंगे कि मित्रों स्वर क्या है। ठीक है, तो स्वर रंजक नाद स्वर कहलाता है। ठीक है, स्वयं रंजक नाद स्वर कहलाता है। ठीक है, सारंग देव साहब मित्रों इन्होंने 7 जो है शुद्ध स्वर और 5 जो है विकृति स्वर माने हैं। ठीक है, अर्थात कुल स्वरों की संख्या कितना हो गया? 12, जिसमें 7 जो है आपका शुद्ध स्वर है और 5 आपका विकृति स्वर है। नहीं, ठीक है साथियों, इस प्रकार अगले पेज पर बारीकी से केयर कीजिएगा। 4 नंबर में था मित्रों ग्राम। क्या था? ग्राम था। तो ऐसा स्वर समूह जो मूर्छनाओं का आधार हो ग्राम कहलाता है। मित्रों आपको याद रखना है कि ऐसा स्वर समूह जो मूर्छनाओं का आधार हो मित्रों वह क्या कहलाता है? तो ग्राम कहलाता है। नहीं, ग्राम 3 प्रकार के हैं। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि ग्राम कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन है? षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। ठीक है मित्रों, अगला टॉपिक हमको था मित्रों मूर्छना का। एक टोटल 8 टॉपिक मित्रों इसमें अवेलेबल था। तो अगला टॉपिक हम लोग का है मूर्छना। ठीक है, अब सबसे पहले मित्रों हम लोग जानेंगे मूर्छना की परिभाषा। सारंग देव जी ने 7 स्वरों के क्रम अनुसार आरोह व आरोह को मूर्छना कहते हैं। सारंग देव जी का स्टेटमेंट के अनुसार 7 स्वरों के क्रमानुसार आरोह मतलब बढ़ते क्रम और आरोह मतलब घटते क्रम को मित्रों क्या कहते हैं? मूर्छना कहते हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट टॉपिक इसमें है कि षडज और मध्यम ग्राम की 7-7 मूर्छनाएं मानी जाती है। षडज और मध्यम ग्राम की कितने मूर्छनाएं मानी जाती है? तो 7-7 मूर्छनाएं मानी जाती है। मतलब षडज में भी 7 मूर्छना है और मध्य में भी 7 मूर्छना है। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक हमारा वर्ण है। ठीक है, तो जो गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। ठीक है, गाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मित्रों आपको याद होना चाहिए कि गाने के क्रिया को मित्रों क्या कहा जाता है। साथ ही बताते चलें कि गाने के क्रिया को मित्रों वर्ण कहते हैं। मित्रों बताते चले कि वर्ण के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार हैं। नहीं, वर्ण कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है मित्रों। पहला आप ध्यान दीजिएगा, अस्थाई वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। नहीं मित्रों, बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है। मित्रों थ्योरी क्लास को आप किसी भी परिस्थिति में एब्सेंट नहीं करना है। ठीक है साथियों, वर्ण कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के, अस्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी। इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक था मित्रों अलंकार। क्या था? अलंकार। मित्रों सारंग देव जी ने विशेष वर्ण समुदाय को अलंकार कहते हैं। विशेष वर्ण समुदाय को हम क्या बोलते हैं? अलंकार कहते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, अलंकार का प्रयोग गायन वादन में रंजकता बढ़ाता है। मित्रों बीपीएससी टीआरई 3.0 में यह मित्रों प्रश्न पूछा हुआ था कि अलंकार का प्रयोग होता है तो मित्रों रंजकता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, गायन वादन में जो रंजकता होता है उसे बढ़ाने के लिए। मित्रों ध्यान दीजिएगा, स्वरों की सही स्थिति का ज्ञान करवाता है। अलंकार क्या है? कि स्वरों की सही स्थिति को ज्ञान करवाता है। नहीं, इसके बाद मित्रों स्वर अध्याय में जो था 8वां टॉपिक आपका थाट था। नहीं, तो मित्रों सारंग देव जी ने शुद्ध थाट काफी माना है। ठीक है, काफी को शुद्ध थाट माना है, परंतु आज का शुद्ध थाट बिलावल भी मानते हैं। मतलब एग्जाम में पूछा गया है इनमें से शुद्ध थाट कौन से हैं? तो मित्रों काफी और बिलावल शुद्ध थाट मित्रों माने जाते हैं। इस प्रकार मित्रों 7 अध्याय में पहला अध्याय मेरा समाप्त हुआ। नहीं,
इति रेवे अध्याय खंडे समाप्ताय नहीं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, दूसरा का आपका था अध्याय राग विवेक अध्याय। इस अध्याय में सारंग देव जी ने सभी रागों को 10 भागों में विभाजित किया है। पहला आपका है राग, तो राग की संख्या कितनी मानी गई है, तो 20 मानी गई है। दूसरा का मित्रों ग्राम, ग्राम की संख्या कितनी मानी गई है, तो 30 मानी गई। एकदम बारीकी से एकदम मौन धारण कर करके आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। 3 नंबर में क्या है, उपराग, उपराग की संख्या कितनी मानी गई है, तो 8 मानी गई है। 4 नंबर मित्रों क्या है, भाषा, तो भाषा की संख्या कितनी मानी गई, तो 96 मानी गई है। 5 नंबर मित्रों आपका है विभाषा, तो विभाषा की संख्या मित्रों कितना मानी गई है, तो 20 मानी गई है। 6 नंबर मित्रों आपका है अंतर्भाषा, तो अंतर्भाषा की संख्या कितनी है, तो 4 है। 7 नंबर मित्रों है रागांग, रागांग की संख्या मित्रों कितनी मानी गई है, तो 8 मानी गई है। 8 नंबर मित्रों है भाषांग, और भाषांग की संख्या कितनी मानी गई है, तो 21 मानी गई है। 9 नंबर मित्रों आपका है उपांग, और उपांग की संख्या कितनी है, तो 3 है। और 10 नंबर में क्या है बताइए, क्रियांग, क्रियांग की संख्या कितनी है, तो पूरा पूरा 1 दर्जन मतलब 12। मित्रों यहां से एक प्रश्न आपको आएंगे, आपको सभी को बारीकी से नोट कर लेना अपना कॉपी में। जिस तरीका से नोट किया हुआ मित्रों आपको हम दे रहे हैं, उसी तरीका से आपको नोट खुद भी कर लेना है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये सभी भाग 10 विधि राग वर्गीकरण के नाम से प्रसिद्ध हैं। मतलब राग विवेकाध्याय को कितने मतलब भागों में वर्गीकरण किया गया, तो 10 राग विधि अध्याय में मित्रों इसको वर्गीकरण किया गया, या फिर इसका अन्य नाम है 10 राग वर्गीकरण विधि। ठीक है, इनको स्त्री और पुरुष राग विभाजन भी माना गया है। ठीक है मित्रों, साथियों ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पेज पर। दूसरा का अध्याय मेरा था प्रकीर्णन अध्याय। दूसरा का क्या था, प्रकीर्णन अध्याय। मित्रों ध्यान दीजिएगा, इसमें सारंग देव जी ने वाग्यकर के 28 गुण को विवेचना किए हैं। प्रकीर्णन अध्याय में जैसे वाग्यकर के कितने गुणों का वर्णन किया गया है, तो 28 गुणों का वर्णन किया गया है। मित्रों 2 नंबर टॉपिक इसमें है कि गायक के गुण और दोषों के बारे में बताया गया है। गायक का क्या गुण होना चाहिए और क्या दोष होता है मित्रों, उसके बारे में प्रकीर्णन अध्याय मित्रों बताया गया है। 3 नंबर मित्रों टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा, इसमें सारंग देव जी ने उस संगीतकार को वाग्यकर कहा है जो शब्द रचना और स्वर रचना दोनों ही करता है। ठीक है, ठीक है मित्रों, वाग्यकर किसको बोला गया है, जो शब्द और स्वर दोनों की रचना करता है, उसको मित्रों सारंग देव जी ने क्या बोले हैं, तो वाग्यकर बोले हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, वाग्यकर के अनेक गुण होते हैं, जैसे व्याकरण, छंद, रस, अलंकार, लय, ताल, स्वर, राग और शीघ्र कवित्व का ज्ञान। मित्रों अगले पेज पर ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक आपका है कि इस अध्याय में मतलब चौथा अध्याय आपका है प्रबंध अध्याय। चौथा अध्याय क्या है, प्रबंध अध्याय। कुल मित्रों 7 अध्याय के बारे में आपको हम जिक्र कराएंगे। तो प्रबंध अध्याय मित्रों ध्यान दीजिएगा, इस अध्याय में सारंग देव जी ने प्रबंध विषय के अधीन मित्रों तथ्यों पर प्रकाश डाला है, जैसे देशी संगीत, मार्गी संगीत, निबंध और अनिबंध गान, राग लय और 5 मित्रों रूपक लय। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे देशी लय। ठीक है मित्रों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या हम लोग जानेंगे, देशी संगीत को मित्रों जानेंगे। तो देशी संगीत कहने का मतलब है मित्रों कि जिस संगीत का प्रयोग हम लोग करते हैं, मतलब ठेठ हिंदी भाषा में हम लोग अपना करते हैं, देशी संगीत मित्रों किसको बोलते हैं, कि जिस संगीत का प्रयोग मित्रों हम लोग करते हैं, मतलब नॉर्मल अपना गुनगुना देते हैं अपना लोकल भाषा में, तो उसको मित्रों देशी संगीत बोला गया है। दूसरा का है मित्रों, यह जनता का मनोरंजन कराता है। देशी संगीत क्या करता है कि जनता को मनोरंजन कराता है। और तीसरा नंबर में है, यह मित्रों स्वर प्रधान होता है। यह क्या होता है, स्वर प्रधान होता है नहीं। अर्थात साथियों देशी संगीत हम लोग को लोकल जीवन में मतलब अपना डेली का दिनचर्या मित्रों महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मित्रों 2 नंबर इसका टॉपिक ध्यान दीजिएगा, मार्गी संगीत। मित्रों ध्यान दीजिएगा, जिस संगीत का प्रयोग गंधर्व लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए करते थे उसे हम मार्गी संगीत कहते हैं। और जिस संगीत का प्रयोग मित्रों हम लोग अपना चलता फिरता भाषा में लोकल यूज के लिए करते हैं उसे देशी संगीत कहते हैं नहीं।
दूसरा का मित्रों इसमें टॉपिक है कि प्रभु भक्ति के लिए भी मित्रों मार्गी संगीत का। और तीसरा का आपका जिसके नियमित नियम बहुत कठोर थे उसे मित्रों मार्गी संगीत कहा गया है। कोई दिक्कत है? मार्गी संगीत किसको बोला गया है? जिस संगीत का प्रयोग गंधर्व लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए करते थे, प्रभु के भक्ति के लिए करते थे, या जिसका नियम मित्रों बहुत कठोर होता है उसका मार्गी संगीत कहते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, निबंध और अनिबंध भी था। तो मित्रों याद रखिएगा कि निबंध गान सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे। जो रचनाएं ताल में होती है उसे मित्रों निबंध बोलते हैं, और जो रचना मित्रों तालबद्ध में नहीं होता उसे अनिबंध बोलते हैं। सीधा सीधा याद रखिए कि जो रचना ताल में हो उसे निबंध बोलते हैं, और जो मित्रों तालबद्ध न हो उसे अनिबंध बोलते हैं। मित्रों चौथा इसमें टॉपिक था राग आलाप। राग का आलाप करते समय जब राग में 10 लक्षणों का पालन होता है उसे राग आलाप कहते हैं। मित्रों पांचवा टॉपिक इसमें था आपका कि रूपक आलाप है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राग आलाप के बाद रूपक आलाप किया जाता है। यह आलाप राग आलाप से मित्रों उत्तम माना जाता है। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, इसको विभिन्न खंडों में बांधकर मित्रों गाया जाता है। इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। रूपक आलाप में शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, जबकि राग आलाप में शब्दों का प्रयोग होता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि ताल अध्याय, इस अध्याय में सारंग देव जी ने उस समय की प्रचलित तालों पर प्रकाश डाले हैं। मतलब 13वीं शताब्दी के समय में जो ताल प्रचलित था उस पर प्रकाश डाले हैं। इन सभी तालों को मार्गी और देश तालों में विभाजित किया गया है। मित्रों छठा अध्याय मेरा था वाद अध्याय। ठीक है, वाद अध्याय मित्रों ध्यान दीजिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में सारंग देव जी ने वाद्यों को 4 भागों में विभक्त किए हैं। मित्रों बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि संगीत में वाद्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो मित्रों 4 भागों में। पहला आपका तत्ववाद है, दूसरा का आपका सुशीलवाद है, तीसरा का अवनद है, और चौथा आपका घनवाद है। मित्रों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका से मित्रों सजा करके आपको दे रहे हैं। तत्ववाद मित्रों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तारों वाले वाद्य को तत्ववाद कहते हैं। वैसा वाद्य जिससे मित्रों तार का प्रयोग होता है उसे तत्ववाद कहते हैं। तत्ववाद का मित्रों आपको एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, सितार, गिटार, सारंगी, वीणा, ये सब क्या है? तत्ववाद है। सुशीलवाद है। ठीक है, जो वाद्य हवा भरकर बजाया जाता है, मतलब हवा के माध्यम से, हवा के सहयोग से मित्रों बजाया जाता है, उसे सुशीलवाद बोलते हैं। जैसे बांसुरी, शहनाई, शंख किसके अंतर्गत आ जाएगा? जैसे सुशीलवाद के अंतर्गत मित्रों आ जाएगा। अवनदवाद है, जिन वाद्यों में चमड़े का प्रयोग किया जाता है उस पर पिट पिट कर आवाज निकाला जाता है, नहीं उसको क्या बोलते हैं? अवनदवाद बोलते हैं। जैसे ढोलक, तबला, ढोल, डमरू, नगाड़ा, ये सब क्या है? अवनदवाद के अंतर्गत मित्रों आता है। मित्रों एक चीज याद रखिएगा कि शहनाई को शाह भी बोला गया है, मतलब वाद्यों का शाह किसको बोला गया है? तो शहनाई को बोला गया है। मित्रों चौथा आपका घनवाद्य, जो वाद्य धातु से बने होते हैं उसे मित्रों हम घनवाद्य बोलते हैं। जो वाद्य धातु से बना होता है उसे हम घनवाद्य बोलते हैं। जैसे मंदिर का घंटी, मजीरा, झांझ, खड़ताल, नल तरंग, जल तरंग और प्लेट तरंग। जल तरंग इसमें छूटा हुआ है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार मित्रों वाद्य अध्याय के मित्रों हम लोग बारीकी से जिक्र किए। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि वाद्य और वाद्य को गुणों और दोषों को भी बताया गया है। साथियों केयर कीजिएगा, 7वां अध्याय आपका नृत्य अध्याय है, जो मित्रों सारंग देव द्वारा मित्रों रचित ग्रंथ का मित्रों यह जैसे अंतिम अध्याय है, जिसे मित्रों सप्त अध्याय भी कहा जाता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, इस अध्याय में नृत्य और नाट्य संबंधी विषयों पर मित्रों प्रकाश डाला गया है। इस अध्याय में नृत्य और नाट्य संबंधित विषय पर मित्रों प्रकाश डाला गया है। संगीत को नाट्य का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। मित्रों गायन, वादन और नृत्य में जो एक प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा था कि जैसे संगीत का मुख्य महत्वपूर्ण अंग मित्रों कौन है, तो नाट्य है कि वादन है कि नृत्य है, तो मित्रों उसमें बीपीएससी भी आंसर दिया था, ध्यान दीजिएगा, नाट्य ही। ठीक है,
और मित्रों आज हम भी आपके पास नाट्य लेकर आए। नाट्य सबसे महत्वपूर्ण मित्रों जैसे संगीत का अंग होता है। मित्रों नाट्य में अभिनय के साथ साथ नृत्य, गायन और वादन के बारे में बताया गया है, इसीलिए इसको मित्रों महत्वपूर्ण माना गया है। साथियों सारंग द्वारा कृत मित्रों जैसे संगीत रत्नाकर यहीं पर समाप्त किया गया। मित्रों हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ढंग से आपको समझाने का हम प्रयास किए। मित्रों यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो बारीकी से इसको 3 बार 4 बार आप हमारे वीडियो को देखें, तब 100% आपको समझ में आ जाएगा तो आ जाए, क्योंकि मित्रों थ्योरी क्लास है और म्यूजिक के थ्योरी से मित्रों आप लोग स्टार्टिंग से ही अभिन्न होंगे, इसलिए मित्रों समझना थोड़ा क्रिटिकल है, परंतु बार बार यदि आप देखिएगा तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। मित्रों इस चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मित्रों बीपीएससी क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों आप हमारे नंबर के माध्यम से आप मित्रों कांटेक्ट करें। मित्रों संपूर्ण पैकेज के माध्यम से मित्रों डीपली थ्योरी के साथ मित्रों इतना ज्यादा आपको हम पढ़ा देंगे कि आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। मित्रों तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की